मॉर्निंग क्लास 12th। बच्चों आप सब लोग का फिर से स्वागत है हम लोग के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जैसा कि विद्युत आवेश और तथा क्षेत्र की बात कर रहे थे, आज हम लोग का छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी तक जो भी हमने बात की वो हमने बात की विद्युत आवेश की। अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में कहीं भी विद्युत क्षेत्र की बात की ही नहीं। बट ये जो लेक्चर है अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक जो कि है विद्युत क्षेत्र। तो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक विद्युत क्षेत्र की। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, किस प्रकार होता है? तो आप लोग एक तरह से समझ सकते हैं कि कुछ हद तक ये चुंबकीय क्षेत्र की तरह होता है, बट चुंबकीय क्षेत्र और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो चुंबक के चारों ओर एक निश्चित दिशा होती है। आप लोग जैसा कि क्लास 10 में पढ़े भी होंगे कि जो चुंबक होता है उसके अगल बगल चुंबकीय रेखाएं होती हैं, और वो एक लिमिटेड रेखाएं होती हैं, बहुत दूर तक नहीं होती। तो जहां तक वो चुंबकीय रेखाएं होती हैं उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। सेम उसी से मिलता जुलता, उस तरह का नहीं बट उसी से मिलता जुलता यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट है विद्युत क्षेत्र। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, समझते हैं थोड़ा। विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें, कुछ दिक्कत आ रही है, चलिए ठीक है। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की, किसकी? विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र को हम समझने के लिए सबसे पहले एक आवेश लेते हैं Q। कैसा आवेश लिया हमने? एक आवेश लिया हमने Q। काफी बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, पिद्दी सा Q। अब देखिए ये आवेश जहां भी रहेगा, कहीं भी रहे, कोई और हो चाहे ना हो इसके अगल बगल में, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमेशा हर कंडीशन में यहां पे हमारा एक विद्युत क्षेत्र होगा। अब आप भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र हमको दिखेगा तो है नहीं, तो अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की जांच कैसे करेंगे? तो जब भी हमको विद्युत क्षेत्र की जांच करनी होगी तो हम बाहर से एक दूसरा आवेश लाएंगे। दूसरा आवेश, इसको हम नाम दे देते हैं Q0। परीक्षण आवेश, या बोल दे इसको टेस्ट चार्ज। अब देखिए जब भी हमको कोई आवेश है Q, उसकी हम बात करेंगे तो उसके चारों ओर हमेशा विद्युत क्षेत्र रहेगा। ध्यान दीजिएगा क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? आवेश होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए, मतलब एक स्थान पे रुका होना चाहिए, और उसको जांच करने के लिए हम क्या लाएंगे? बाहर से एक परीक्षण आवेश लाएंगे। अब ध्यान दीजिए परीक्षण आवेश जो होगा वो उससे भी बहुत छोटा है, ये तो छोटा है, इससे भी बहुत छोटा आवेश होगा, जिस कारण से इसके अंदर का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। नहीं तो हो सकता है कुछ और रिजल्ट आ जाए। तो इसीलिए समझिए कि ये बहुत छोटा सा आवेश होगा। और इस छोटे से आवेश को क्यों हमने लाया? जिससे हम पता लगा सकें कि ये जो आवेश है Q, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में केवल आवेश ही प्रभावित होंगे, कोई और चीज उसमें प्रभावित, विद्युत क्षेत्र के कारण कोई और चीज प्रभावित नहीं होगा। इसलिए उसको जांच करने के लिए हमने एक परीक्षण आवेश लिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, परीक्षण आवेश के बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत छोटा आवेश होता है। कैसा आवेश होगा? बहुत छोटा आवेश होगा। दूसरा चीज, धनात्मक होगा। तो ये जो हमारा परीक्षण आवेश होगा वो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। अब देखिए हम इसी की मदद से एक चीज ये जान सकते हैं कि अगर जैसे हम कोई परीक्षण आवेश को किसी आवेश प्लस Q के पास लाए, तो अब बताइए अगर हमने इसको रखा तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, थोड़ा हम ये देख लेते हैं। ठीक है,
विद्युत क्षेत्र कैसा हो सकता है इसको देख लेते हैं। इसको हटा दें, इसको सफा कर दे रहे हैं। तो देखिए अगर कायदे से बताएं तो जो प्लस क्यू आवेश होता है इसके हमेशा बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र निकलता रहता है। किधर? बाहर की ओर। और अगर निगेटिव होगा, माइनस क्यू होगा, तो हमेशा विद्युत क्षेत्र जो होगा वो अंदर की ओर आएगा। अब देखिए ये चीज तो बुक में है, इसको मैं अभी थोड़े दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, बट अभी आप ये समझिए कि अगर कोई प्लस क्यू आवेश है तो उसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो हमेशा बाहर की ओर जाएंगी, या उसका विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर जाएगा, और माइनस होगा तो हमेशा अंदर की ओर आएगा। इसको हम कैसे जांच सकते हैं? इसको हम थोड़ा जांचते हैं इस तरीके से। क्यू आवेश लिया, उसके पास हमने एक आवेश लाया, कौन सा? परीक्षण आवेश क्यू नॉट। अब देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस। अभी मैंने आपको लिखवाया था कि परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होना चाहिए? परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक। अब ये अपने मन में बैठा लीजिए, हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होगा? परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होगा। और यहां पे जो आवेश हमने लिया प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू और क्यू नॉट प्लस, तो ये क्या करेगा? इसको इधर की ओर भगाएगा। बोलो भगाएगा। हमने क्यू नॉट को यहां रखा, अब देखिए हम क्यू नॉट नहीं रखेंगे, बस बिंदी रखते जाएंगे। ये किधर भगाएगा? इधर की ओर भगाएगा। हमने यहां रखा तो इसको इधर की ओर भगाएगा, यहां रखा इधर की ओर भगाएगा, यहां रखा इधर की ओर, यहां रखा, क्योंकि देखिए कहीं भी रखें समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करना बनता है, प्रतिकर्षित करेगा। अब इसको जोड़ दें, देखो वही चीज बन गया, बहुत गंदा सा बना लेकिन बन गया, वही चीज बना। मतलब इसका मतलब क्या आपको समझ में आया कि अगर कोई धनात्मक आवेश है तो उसके अंदर से विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर जाता है। इसको लिख लीजिए पॉइंट वाइज, पॉइंट बना के लिख लीजिए कि यदि कोई धनात्मक आवेश होगा तो उसका विद्युत क्षेत्र सदैव बाहर की ओर होगा, और ऋणात्मक होगा तो देखिए ऋणात्मक के लिए हम बनाएंगे नहीं, गंदा सा बन गया, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, बन गया समझाने के लिए आपके बनाया था। अब धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? यहां पे फिर से हम एक क्या ले? क्यू नॉट आवेश ले। आप भी जानते हैं ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। यहां रखेंगे अपनी तरफ, यहां रखेंगे अपनी तरफ, अपनी तरफ। मतलब समझ लीजिए कि यदि कोई धनात्मक आवेश होगा तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव बाहर की ओर जाएंगी, यदि कोई ऋणात्मक आवेश होगा तो उसका विद्युत क्षेत्र सदैव अंदर की ओर आएगा। बोले क्लियर है बात? छोटा सा चीज था, समझ गए आप लोग कि कोई भी आवेश रखा रहेगा उसके अगल बगल एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। स्थिर आवेश की हम बात कर रहे हैं, आवेश यहां पे गति में नहीं है, गति में होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, स्थिर अवस्था में है तभी उत्पन्न होगा। ठीक है, सफा करें इसको। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की। हम जब बात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, बल बटे आवेश। किसका? बल बटे आवेश को हम कैसे परिभाषित करेंगे? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता से। ठीक है, अब कूलाम का नियम आप लोग जानते हैं। देखिए यहां पे E जो है, या E मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, E जो है क्या है? वेक्टर है,
ई क्या है? वेक्टर है। अब अगर हम बात करें एफ की, तो देखिए यहां पे दो आवेश रहे होंगे, मान लेते हैं एक प्लस क्यू था और एक क्यू नॉट था। तो यहां पे कूलाम के नियम से एफ का मान आ जाएगा और क्यू नॉट क्या है? यहां परीक्षण आवेश है या टेस्ट चार्ज है। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिभाषा सूत्र समझ गए, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, या अगर हम इसको ऐसे लिखना, दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट इंटू ई, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं आएगा, अभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें क्या है, थ्योरेटिकल है, आप लोग बुक से खुद भी देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको हम बस उठा के चलते चलते हैं। आगे चलें, हो गया ये चीज क्लियर है? अब हम बात करेंगे ई के यूनिट की। या विद्युत क्षेत्र का यूनिट। तो विद्युत क्षेत्र का जो यूनिट होगा बेटा, उसको हम कैसे, वही लिखें, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, या इसको हम एन से भी लिखते हैं, और क्यू नॉट का होगा, क्यू नॉट का होगा कूलाम, जिसको हम किससे लिख सकते हैं? सी से। तो हमारे ई का क्या यूनिट हो जाएगा? हमारे ई का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। बोलिए क्लियर है? आगे चलें। अब देखिए यहां पे जो विमी सूत्र है, इसका यूज आता है बहुविकल्पी प्रश्न। नोट हो गया टाइम? विमी सूत्र जो होता है वो मैक्सिमम टाइम आता है हमारे बहुविकल्पी प्रश्न में, या जेई का एग्जाम आप लोग देने जाएंगे, आईआईटी जेई का एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो वहां पे भी कई बार पूछा जाता है। लेकिन यहां पे जो अपने बोर्ड की बात करें, क्योंकि अभी हम लोग मेनली बोर्ड के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं, तो बोर्ड की अगर हम बात करें तो बोर्ड में मैक्सिमम बहुविकल्पी प्रश्न के ही रूप में आता है। ई का विमी सूत्र। अब देखिए विमी सूत्र जो है हमारे क्लास 11th का पहला टॉपिक था, तो आप लोग विमी सूत्र के बारे में तो काफी कुछ पढ़े होंगे। हम यहाँ पे इस चीज को नहीं उठा पाएंगे। इन केस कोई दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज करिएगा, उस पर भी बन सकेगा लेक्चर, तो बना के हम आपको बता देंगे। ठीक है? E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का मान क्या है देखना चाहें तो एफ का मान आप भी जानते हैं, एफ का जो विमी सूत्र होता है, कहीं साइड में आते हैं, एफ का जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है? MLT माइनस 2। बोलो यही होता है? नहीं आ रहा है? चलिए कहीं साइड में देख लेते हैं। चलिए, F बराबर होता है MA, M का विमी सूत्र हो गया M, A का हो गया LT माइनस 2। A का कैसे LT माइनस 2 आया देख लेते हैं। तो A का आता है V अपॉन T, और V का होता क्या है? V का होता है L T माइनस 1 अपॉन T माइनस 1, T जो हो जाएगा LT माइनस 2। क्लियर है? तो F का हमारा क्या आ गया? MLT माइनस 2, और Q नॉट का क्या आ जाएगा? Q नॉट का हो जाता है AT। इसको यहां पे रख दें, MLT माइनस 2 AT, ऊपर भेज दें। आप भी जानते हैं विमी सूत्र में सबसे पहले क्या होता है? MLT फिर A। तो M अकेला है तो M वही रहेगा, तो M को क्या लिख दें? M को M ही लिख दें। L अकेला है तो L को L रहने दें। T, अब देखिए T यहां से नीचे से 1 था, ऊपर गया -1, तो -3, और A ऊपर गया तो A -1, तो MLT माइनस 3 A माइनस 1। तो E का विमी सूत्र क्या होगा? MLT माइनस 3 A माइनस 1। बोलो हो गया? नोट कर लीजिए इसको भी।
हो गया, आगे बढ़ें। सफा कर दें पूरा। देखिए विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड यहाँ पे अभी जो जितनी कॉमन चीजें थी या जो बेसिक चीजें थे हमने डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ से जो है हमारा थोड़ा थोड़ा मेन टॉपिक की तरफ हम लोग मुड़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है, नोट करिए, एकल बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र। एकल बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र मतलब अब हम बात किसकी करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं कोई एक बिंदु आवेश है, एक छोटा सा आवेश है, और उस आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा या कितना विद्युत क्षेत्र होगा। अब आप लोग ये चीज तो जानते हैं, जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई धनात्मक विद्युत क्षेत्र है तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, ये चीज आप जानते हो भाई। और कोई ऋणात्मक होगा तो उसका अंदर की ओर होता है, ये चीज आप जानते हो। बट अगर हमको उसको उसी चीज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है कि वहां पे कितना विद्युत क्षेत्र है, जैसे बल कैलकुलेट करने के लिए या कितना बल उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए हम कूलाम के नियम का यूज करते थे। अब वही चीज है कि हमको यहां पे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वो करना है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहां पे एकल बिंदु आवेश है, मतलब कोई एक ले लीजिए, प्लस क्यू ले लीजिए, माइनस क्यू ले लीजिए, डजंट मैटर। तो हमने क्या लिया, प्लस क्यू आवेश के पास हम Q नॉट, अब देखिए परीक्षण आवेश लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे लिख दे Q नॉट। Q नॉट आवेश को हम R दूरी पर रखते हैं। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे ये प्लस क्यू है, इसके पास हम क्या करते हैं, क्यू नॉट आवेश को कितनी दूरी पे रखते हैं, आर दूरी पे। क्यू नॉट कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे। अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जाहिर सी बात है जो विद्युत क्षेत्र होगा, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इसको उधर की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा। ध्यान दीजिए जितना बल ये इस पे लगाएगा वही उतना ही बल ये भी इस पे लगाएगा, लेकिन जाएगा कौन, जाएगा ये, क्योंकि ये छोटा है और ये है तो ये भी बिंदु आवेश, लेकिन इसके कंपेयर में ये बड़ा है। बात समझ में आ रही है भाई? पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है, गुरुत्वाकर्षण बल जितना पृथ्वी सूरज पे लगाता है उतना ही सूरज भी पृथ्वी पे लगाता है, लेकिन तब भी सूरज नहीं घूम रहा है लेकिन पृथ्वी घूम रहा है। क्यों? सूरज घूम नहीं रहा है, पृथ्वी इसलिए घूम रहा है क्योंकि सूरज बड़ा है। थोड़ा कॉन्सेप्ट और भी चेंज हो सकता है, बट समझने के लिए भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो बड़ा आवेश है वो अपने स्थान पे रहेगा और छोटा आवेश उससे दूर जाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। जो भी परीक्षण आवेश होगा उसको रखेंगे। अब F क्या होगा, तो जब भी F का मान निकालेंगे कूलाम का नियम लगाएं, K को K ही रहने देते हैं, Ke लिखना हो Ke लिख देते हैं। चलिए इसके बाद
दो आवेश हैं, एक आवेश है प्लस क्यू और दूसरा है क्यू नॉट, और दूरी इन दोनों के बीच में कितनी है, आर स्क्वायर। ये हमारा कौन सा नियम है, कूलाम का नियम। ये किसका नियम है, कूलाम का नियम है। बोलो क्लियर है। तो F का मान यहां पे रख दें, के ई क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, और इसको कायदे से लिखें तो ये ऊपर आ जाएगा, क्यू नॉट कैंसिल हो गया। बोलो हो गया, क्या बचा, के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोले क्लियर है। हो गया, नोट कर लीजिए इसको सफा कर दें। अब देखिए इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, E बराबर के ई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए जब भी हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो परीक्षण आवेश उस विद्युत क्षेत्र में से पूर्णतः गायब हो जाएगा, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो एकल बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसमें परीक्षण आवेश का कोई मान रहेगा ही नहीं। तो परीक्षण आवेश कैसा भी रहेगा उसको कोई फर्क वहां पे पड़ने वाला नहीं है। अब के ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र होगा, एकल बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बेटा। हो गया। अब देखिए इसी के बाद एक छोटा सा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड, इसीलिए हम इसको भी सोच रहे हैं खत्म कर दें, नहीं तो इसी पे फिर एक अगला लेक्चर जो बनाएंगे उस पे फिर इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेशों का मैंने समूह ले लिया, केवल एक बिंदु आवेश नहीं है, बहुत ढेर सारे बिंदु आवेश हमने ले लिया। चलिए इसको भी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई आवेश है Q1, यहां पे है Q2, यहां पे है Q3, यहां पे है Q4। देखिए ये जो है लगभग आध्यारोपण सिद्धांत की तरह है, लेकिन पूर्णतः नहीं है, कुछ अंतर है। अब देखिए ये इस पे क्या करेगा, ये परीक्षण आवेश है तो इसी पे निकलेगा, इसको जोड़े इधर की ओर, 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 तो ये क्या हो जाएगा E1, E2, E3 और ये E4। तो जब भी हम ऐसा कोई केस डिस्कस करेंगे जहां पे ढेर सारे आवेश हैं और उनके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, सेम वही काम करेंगे। E1, E2 जैसा कि अध्यारोपण सिद्धांत में हम लोग ने किया था, E3 और E4। बोलो क्लियर है। डॉट 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 मतलब जहां तक जितने भी आवेश होंगे सबके सभी को उसी तरह हम क्या करते जाएंगे, सबके सभी को हम उसी तरह इंक्लूड करते जाएंगे। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये वेक्टर के रूप में है। किसके रूप में है ये,
वेक्टर के रूप में है तो हमें यहाँ पे किसको वेक्टर यूनिट लगाना पड़ेगा। कैसे? जैसे हम इसको लिखें E1 का मान, अब देखिए हम सीधे सीधे लिखेंगे। E1 का मान अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, आपने देखा था, आया था ना, E बराबर था K Q, अब देखिए यहाँ पे जैसे Q1 है तो Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और वेक्टर है तो R1 का वेक्टर। बोलो क्लियर है? तो इसी तरह 2 होगा, E1 ये हो गया, E2 क्या हो जाएगा, E2 इसी तरह 2 होता जाएगा 1 की जगह, तो क्या हो जाएगा, लिखे इसको K Q1 R1 कैप अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस ये K Q2 R2 कैप R2 का स्क्वायर, इसी तरह K Q3 R3 R3 का होल स्क्वायर डॉट 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 डॉट, इसी तरह जहां तक आप भेजना चाहिए भेज दीजिए। इसमें से जो चीज़ कॉमन निकाल लें तो K कॉमन है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। Q1 R1 का स्क्वायर R1 कैप, Q2 R2 का स्क्वायर R2 का कैप, Q3 तो ये हम अभी कैलकुलेशन और क्लियर होगा जब हम अगला हम लोग क्या करेंगे, अभी डिसाइड नहीं हुआ है फिलहाल, तो थोड़ा लेक्चर मैंने इसके आगे का सोचा भी नहीं है। तो न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं और हम लोग के पास डेरिवेशंस भी अब आ गए हैं। देखते हैं अगला लेक्चर क्या बनेगा, तो अभी इसके ऊपर हम पहले से नहीं बोल पाएंगे अब की बार, बट डेफिनेटली जब इस तरह का बहुत ढेर सारे आवेश आएंगे तो हम विद्युत क्षेत्र अभी जस्ट हम निकाला था उसी के माध्यम से हम लोग इसको भी सीधे जोड़ते जाएंगे। ध्यान दीजिए, अब आप लोग ये गलती मत करिएगा कि आप लोग सीधे जोड़ दीजिएगा, आप लोग इस कैप को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोण अलग अलग होगा। वेक्टर का जब भी हम जोड़ करते हैं, देखिए जब भी कोई अदिश राशि का करते हैं तो उसको हम सीधे कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे दिशा का कोई झंझट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। बट यहाँ पे दिक्कत फंसेगी किसकी, दिशा की, इस कारण से चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। तो होप करते हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ ले रहे होंगे, ज्यादा समझ ले रहे तो और भी अच्छी बात है। लेक्चर पूरा देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक नया टॉपिक लेके, एक नया कॉन्सेप्ट लेके।